तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ अपने शिखर 2.0 बैच के लिए और बहुत दिनों बाद हम वापस आपके सामने आए हैं विथ अ न्यू चैप्टर। जी, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के कोर्स का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर विच रिलेट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं और पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को यह समझाने वाला हूं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर क्या होता है, क्यों इसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। लाइक वील अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। दूसरी बात हम देखेंगे why it is prepared and the third thing that we'll study would be how a cash flow statement is prepared। बहुत डिटेल में बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से आपको एक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। सबसे पहले हम उसके आगे ये भी देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाना होता है वो आखिर किस लीगल प्रोविजन के अंडर बनाना है, या हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड इस तरीके का है जो ये मैंडेटरी कर देता है कि हाँ जी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना ही पड़ेगा। हम ये भी देखेंगे कि उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स होते हैं, हमारे कोर्स में किस तरह का मेथड पूछा जाने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एसेंशियली कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, आखिर क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निकली इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट करे जाने वाली एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन conducts on a day-to-day basis during an accounting period can be classified into 3 broad categories। 3 broad categories में अपनी टोटल जो एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, उन एक्टिविटीज को बांटा जा सकता है। क्या होंगी वो कैटेगरीज, उन एक्टिविटीज की कैटेगरीज के अंदर क्या क्या किस किस तरह की एक्टिविटीज को हम कौन सी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करने वाले हैं, ये सब कुछ हम आज के सेशन में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आपके आएंगे, वहां पे हम आप लोगों को ये सिखाएंगे कि भाई किस तरीके से तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। एंड यस ऑफ कोर्स विल ब्रिंग मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू, जिसके बेसिस पे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है इसका थोड़ा सा एक नमूना मैं आपको अभी बता देता हूं, विच इज इसके मार्क्स। भाई देखो ऐसा है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन अपने पेपर में एक्सपेक्ट करके चलना ही चलना है, 6 या 8 नंबर डिपेंडिंग ऑन द मार्किंग स्कीम। एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट अ 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो इन योर जो बोर्ड्स का मेन पेपर आपका है वहां, तो ये आएगा ही आएगा। सेकेंड थिंग इज, याद कीजिए 20 नंबर का एक इंटरनल यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपका, इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जाम वाला जो पोर्शन है, वहां पे भी आपसे प्रोजेक्ट बनवाया गया था। याद कीजिएगा 11th का पूरा प्रोजेक्ट, 11th में हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करा था, हमने आपको दिखाया था, पूरा लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखाया आप लोगों को। इफ यू गाइज वांट, वी हैव द वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। उस पर आपको पूरा लाइव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन मिलेगा। सेकेंड थिंग इज, प्रोजेक्ट के साथ में आपसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो आपकी बुक है, थर्ड वाली जो बुक है, पार्ट बी जिसे कहते हैं, उस बुक का एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसी बुक में से 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट होता है, या जो प्रोजेक्ट वर्क है, या जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके हैं, वहां पे उसी बुक में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहां पे भी कैश फ्लो बेस्ड क्वेश्चन, वेदर इट बी द रिटन टेस्ट दैट यू गाइज आर गिवन, और या आपका जो वाइवा होता है, वहां पे आपसे कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिएगा 10 to 12 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ 10 to 12 मार्क्स इज नॉट दैट स्मॉल। 12 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 12 नंबर बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि 12 नंबर वही डिफरेंस हुआ 188, 100 आना और 88 मिलना, 12 मार्क्स का डिफरेंस है। तो समझ रहे हो ना उसका इंपैक्ट कितना है, कि भाई 12 मार्क्स में आप 100 भी पा सकते थे, 88 में 12 जोड़ देंगे तो 100 मिल जाते। So that is why we put so much emphasis on cash flow statement की कैश फ्लो स्टेटमेंट की इतनी अहमियत क्यों बताई जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 10 से 12 मार्क्स होल्ड करता है, एंड 10 to 12 मार्क्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जाम्स। परसेंटेज क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये 10 से 12 मार्क्स। तो इसीलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आज के डिस्कशन में हम यही सब देखने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर है क्या, क्यों इसे बनाया जाता है एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बातें कर लेते हैं आपसे। इंफॉर्मेटिव बातों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला काम जो मैं अपने हर छात्र छात्रा को बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड डू सो, और साथ में अपना नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो जरूर क्लिक कर दीजिएगा। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। पहली चीज, जब भी कोई अपडेट होगा वो अपडेट इमीडिएटली तुरंत तत्काल प्रभाव से आपके पास पहुंच जाता है। जैसे कि अभी जो क्लास अपडेट हुई है, इमीडिएट नोटिफिकेशन आपके पास आ गया। जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन किया था कि भाई कॉमर्स इजीली का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लास इज लाइव नाउ, सो यू कैन अटेंड द क्लास। उसके साथ में जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग वन शॉट डिस्कशंस, वन शॉट चैप्टर्स, वन शॉट क्लासेस फॉर ऑल द चैप्टर्स जो आपके करिकुलम में है। तो इसकी भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी, अगर आपको रिवीजन के रूप में एकदम फट से रिवाइज करने के हिसाब से अगर आपको क्लास देखनी है तो आप हमारे वन शॉट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग एनी अपडेट रिलेटेड टू क्लास 12th, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है क्लास 12th के हिसाब से तो उसका इमीडिएट हमारी तरफ से कुछ ना कुछ पोस्ट आ जाता है। उसके थ्रू भी आप तक जानकारी पहुंच सकती है, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज की तरह कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए बात करेंगे हम अब क्लास 12th की हमारी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई प्लेलिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव क्लासेस स्ट्रीमिंग लाइव एज वेल एंड ऑल दोस क्लासेस गेट कन्वर्टेड इनटू वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की ही अगर बात करी जाए तो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की आज जो क्लास हो रही है, ये क्लास फिर आपके प्लेलिस्ट में ऐड होके हो जाती है। तो डिटेल में अगर कोई टॉपिक पढ़ना है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द नॉर्मल जो हमारा शिखर बैच का जो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है क्लास 12th अकाउंटेंसी का, वहां से। साथ ही साथ एज यू कैन सी वी हैव वन शॉट क्लासेस नॉट जस्ट फॉर अकाउंटेंसी, हमारे पास बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स की भी वन शॉट क्लासेस हैं। यहां डिटेल आपके सामने अकाउंटेंसी है बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द अकाउंटेंसी सेशन। सो एक चीज ये हुई कि क्लासेस का वन शॉट भी अवेलेबल है, तो अगर फटाफट से क्विक रिवीजन करना है, इमीडिएटली कुछ ऐसा है कि भाई एक बार फट से गो थ्रू कर लें किसी चैप्टर को, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द वन शॉट क्लासेस। And as you can see, we have the sample paper solution for class 12th for the session 2023-24। तो अभी इस सेशन का जो सैंपल पेपर आप लोगों का आया हुआ है उसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस डन बाय आवर बिलवड जितेंद्र सर, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट। तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के समय में जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास 12th के बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही क्रूशियल आइटम है और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम भी है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। राइट नाउ यू नीड टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भी कोर्स में ये चीजें आ रही है, मैंने इतना कवर कर लिया है, इसमें ये टॉपिक मुझे आता है, इस टॉपिक में थोड़ा सा अगर डाउट भी है तो वो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। इफ इट्स अ चैप्टर यू कैन गेट इट क्लियर्ड बाय वॉचिंग आवर वन शॉट क्लासेस। इफ इट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हो, यू कैन डेफिनेटली गो ओवर टू द डिटेल्ड शिखर 2.0 प्लेलिस्ट। तो वहां पे आप देख सकते हैं भाई कौन से वीडियो में क्या पढ़ाया गया है, उसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियोस के साथ फायदा ये है, अगर आपको कोई और कंफ्यूजन डाउट है या क्वेश्चन करते टाइम कोई डाउट आ जाता है एकदम मन में, तो यू कैन पोस्ट दैट डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑन एनी ऑफ दीज वीडियोज। आवर टीम विल ब्रिंग योर डाउट्स टू आवर नोटिस एज सून एज पॉसिबल, और बहुत एकदम मतलब बहुत ही स्पीडीली आप लोगों का डाउट रेजोल्यूशन मैं करवा दूंगा। दैट इज आवर इजीली प्रॉमिस। ऑलराइट, चलिए बात करें, जैसा कि हम हमेशा आपको समझाते हैं कि भाई पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। तो इससे पिछली क्लास आपको याद आ रही होगी, वी कवर्ड दी एक्टिविटी रेशियोज, जिनको हम टर्नओवर रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। उसके कई सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज की बात करें या परफॉर्मेंस रेशियोज की बात करें तो यू हैव मेजरली 3 रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर, you have then the trade receivable turnover and the trade payable turnover ratio। तो ये मेजर आपके टर्नओवर रेशियोज में आने वाली कैटेगरी है। we've covered everything, every detail till now। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास तक कर रखा है। अब इस क्लास में जैसा कि आप लोगों को बताया गया, आज की क्लास में हम कैश फ्लो के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। we'll start with the introduction, we'll move ahead कि भाई कैश फ्लो का मतलब क्या है।
हम देखेंगे कि किस किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं, हम समझेंगे कि उन एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज का क्या मतलब है, वहां कहां से कैश का इनफ्लो हो रहा है, कहां कहां पे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, एंड देन वी हैव क्वेश्चंस फॉर यू जो और बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपकी मदद करेंगे कि एक्टिविटीज कौन सी हैं, कौन से ट्रांजैक्शन को किस एक्टिविटी के अंडर क्लासिफाई करना है, किस तरीके से वो टोटल ओवरऑल कैश को इंपैक्ट करने वाली है, कैश के फ्लो को। तो फिर विदाउट फर्दर अडू चल पड़ते हैं अपन। सबसे पहले वी मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन अगर मुझे बताना होगा तो कैश फ्लो के इंट्रोडक्शन के रूप में यही बोलूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement depicting the flow of फ्लो ऑब्लिक क्या लिखें, मूवमेंट या चेंज इन कैश ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान किसी बिजनेस एंटिटी के कैश में आने वाले चेंज, कैश में होने वाले मूवमेंट या कैश के फ्लो को डिपिक्ट करने वाले स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पे हम सबसे पहले थोड़े वर्ड्स अगर अंडरलाइन या ब्लॉक में लिखें तो ये पहला आता है अ स्टेटमेंट, दूसरा आता है द फ्लो, मूवमेंट और चेंज किसका, कैश का, और तीसरा मैं कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं खास। कैश के साथ में मैं कुछ लिखना चाहूंगा, एक एडिशन और होगा यहां पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश और कैश की तरह और चीजें। ये तरह क्या होती है, कैश की कितनी तरह होती है भाई, कैश की तरह होती है सर, बिल्कुल कैश यानी लिक्विड कैश। सेम गोज विद द बैंक अकाउंट दैट यू हैव, जो बैंक में बैलेंस है आपका, दैट इज आल्सो कैश ओनली। और साथ में हम एक टर्म यूज करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोले तो those investments that can be sold within a period of 3 months, that is what marketable securities mean। तो हम ये कह सकते हैं कि सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म या करंट असेट्स में आते हैं, उनकी क्लासिक डेफिनेशन ये है कि जो लॉन्ग टर्म असेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, पहली बात तो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होते हैं, वो असेट्स या इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि हेल्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स और एन अकाउंटिंग साइकिल। तो एक अकाउंटिंग साइकिल या 12 महीने से ज्यादा अगर किसी असेट को या इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं तो वो तो आपके फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट असेट्स होते हैं। लेकिन 12 महीने से नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स। बट मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या हुई, मार्केटेबल सिक्योरिटी वो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जिनका रिडेम्पशन या जिनको रिकन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 3 months, एंड दीज 3 would be included in cash and cash equivalents, liquid cash, the balance in your bank account and marketable securities, all three of them clubbing together or coming together and clubbed together under this one particular umbrella, that is cash equivalents। दूसरी बात क्या कर रहे हैं हम, as per AS3, जी हाँ, कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये बोलता है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और इसके अंतर्गत 2 मेथड्स आपके हैं,
one is the direct method of preparing a cash flow and one is the indirect, and definitely we will be using the indirect method. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनडायरेक्ट ही यूज करने वाले हैं. आपके करिकुलम में इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड ही सारा डिटेल दिया हुआ है. सो वी विल यूटिलाइज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग आर जो हमारा ये कवरेज है पूरा सिलेबस का और इस चैप्टर का, उसमें हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाने वाले हैं. ठीक है, अच्छा चलिए अब बात करते हैं क्या. नाउ वी मूव अहेड. एक चीज की ये फीचर मान लीजिए दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एक्टिविटी बेस्ड. नाउ व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड? एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दे कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर हेड्स ऑफ एक्टिविटीज. As you can see, one head is involving equity and debt. Now what is equity and debt? Equity and debt मतलब जो ओनर्स ने पैसा लगाया है और जो लेंडर्स ने पैसा लगाया है बिजनेस में. बिजनेस में पैसा लगाया है तो मैं ये कह सकता हूं कि these are related to sources of finance and hence these activities will be classified as फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इस पैसे को जो फाइनेंसिंग से हमें मिला है उस पैसे का इस्तेमाल करती है कंपनी क्या करने के लिए? टू परचेज योर फिक्स्ड एसेट्स. यानी फिक्स्ड एसेट्स में कंपनी करती है इन्वेस्टमेंट. सो परचेजिंग एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वुड अमाउंट टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वुड बी शोन अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और लास्ट एंड फाइनल क्या रह गया? You see this is known as an operating cycle. So this will be known as operating profit. Now let us understand one thing. Operating cycle क्या है? Operating cycle का मतलब हुआ कि भाई cash getting reconverted into cash. The time taken for cash to flow through your operations, flow through your business operations and get converted या reconverted into cash is known as an operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स को बेचा डेटर्स पे या वैसे इन द मार्केट ओपन सेल जो हो रही है और वहां से जो आपको पैसा आया वो हो गया आपका वन ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट. इट कैन बी अ पीरियड ऑफ 12 months, इट कैन बी अ पीरियड मोर देन 12 months, इट कैन बी फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months. एवरी सिनेरियो इज पॉसिबल. आई जस्ट डिस्कस्ड एवरी सिनेरियो विद यू गाइस. ठीक है, तो ये तो 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं. बात आती है सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो. लेट अस फर्स्ट सी क्या कैश फ्लो का वही मीनिंग है जो हमने आपको दिया है. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? रिप्रेजेंट्स फ्लो मूवमेंट चेंज in cash and cash equivalents during a given period. What was my definition? Let us see that. My definition was very basic and very simple. कैश फ्लो स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द फ्लो मूवमेंट चेंज, ये हमारे उधर भी यूज किया है. इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ये हमने वहां यूज किया है. ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. नाउ लेट्स सी यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा. मीनिंग में हमने यही चीज पढ़ी. रिप्रेजेंट्स हमने बोला था डिपिक्ट्स द फ्लो मूवमेंट और चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स of a business entity during an accounting period. One accounting period, two accounting period, it can be different. लेकिन ये हमारी डेफिनेशन पीछे वाली डेफिनेशन से कितनी मैच कर रही है, पहली बात तो ये देखें. सेकंड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो ट्रीटमेंट हमें देना है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ट्रीटमेंट यही हुआ कि सबसे पहले तो ये समझें कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, योर कैश बैलेंस, योर बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. कौन से? वो जो 3 महीने के अंदर अंदर बिक जाएंगे या रियलाइज हो जाएंगे, जिनके अगेंस्ट मनी हमें मिल जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. दीज आर योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में तो वो आ गया. फिर हम क्या करें? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 स्पेसिफाइज हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो बट डज नॉट मैंडेट इन प्रिपरेशन. इसका मतलब क्या हुआ? AS3 ये कहता है कि भाई जो लोग कैश फ्लो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएं ये मैं बता रहा हूं, पर क्या उन्हें बनाना है या बनाना चाहिए ये मैं नहीं बता रहा. इट डज नॉट मैंडेट दिस थिंग कि प्रिपेयर करना ही करना होगा, कुछ भी करो तुम्हें ये बनाना तो पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है. वो ये कह रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूं. उसके लिए क्या करा? सेबी की बात करी कि सेबी का क्लॉज 32 कहता है कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ. एंड सेम वे IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी requires insurance companies to prepare cash flow using direct method. तो अगर हम यहां पे बात करें, every other company needs to prepare if they want to prepare
a cash flow statement using the indirect method, but somehow insurance companies require a cash flow prepared in as per the direct method. ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कि क्या क्या तो एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं. एज यू कैन सी वी हैव दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, कि प्रिंसिपल रूप से या पूरा पैसा अगर आप बोलते हैं भाई कमाया कितना है हमने साल में, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग जो एक्टिविटीज होती हैं तो उनसे रिलेटेड कैश फ्लो सारे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर दिखाते हैं. वी हैव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज related to purchase and sale of fixed assets and investments, as the name suggests. We have financial activity which relates to capital structure and their service cost. Now what do you understand by service cost? सर्विस कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने 10 लाख का जो लोन लिया है उसे मेंटेन करने के लिए जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अपना क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए जो इंस्टॉलमेंट के साथ में आप इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं वो यहीं पे आएगा. द सर्विस कॉस्ट इज इतना इंटरेस्ट, इस तरीके से. तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज ब्रॉडली हमें पढ़नी होती हैं इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. बेसिकली कैश फ्लो जब भी बनाएंगे तो जो भी ट्रीटमेंट हमें करने होंगे, दोस ट्रीटमेंट्स विल मेजरली फॉल अंडर वन ऑफ दीज 3 सेटिंग्स और दीज 3 हेडिंग्स. ऑलराइट, चलिए एक्टिविटी हो गई. अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज की थोड़ी डिटेल. यानी कि आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यू हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू. क्या है? सबसे पहले इट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, हमने पीछे भी देखा था ये. सेकेंड थिंग इज इट इन्वॉल्व्स नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस. तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाए जाते हैं, बट देन दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड. व्हाई इज दैट बीइंग डन? ये है कारण कि भाई आपके पास कई ऐसी चीजें होती है जिनको कहीं और दिखाना है हमें, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ना चाहिए. जैसे कि डिविडेंड इंटरिम दिया है आपने, इंटरिम डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड पेड विल बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड रिसीव्ड बिकम्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि रिसीव कहां से होगा? जब आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, किसी और के शेयर खरीदे तो भाई वो तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट पर्पस ही हुआ, तो उससे होने वाली इनकम को हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में दिखा दें. वन वेरी गुड एग्जांपल वुड ऑलवेज बी डेप्रिसिएशन. नॉन कैश एक्सपेंस है बट स्टिल एग्जिस्ट्स इन द बुक्स, और उससे हम प्रॉफिट को कम करने का काम भी कहते हैं. या फिर अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल असेट्स जिन्हें राइट ऑफ किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोर्टाइजेशन. वी हैव प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो ये कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप देख के एक बारी के लिए सोचते हैं कि यार आर दीज पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या इन्हें कहीं और हम नहीं दिखा सकते? तो यहां भी जो एग्जांपल लिए गए हैं उसमें से कई एग्जांपल इधर उधर हम दिखा सकते हैं. वील सी अबाउट दैट व्हेन वी मूव अहेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो एज पर द इनडायरेक्ट मेथड. तब हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आ रहा है. वी हैव नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स. जब एक्सपेंस नहीं था तो कैश का भी इनकम का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, ये सब कुछ रिसीव हो रहा है, या टैक्स का रिफंड आ गया. उसके अलावा वी हैव वन थिंग दैट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या हुआ? दोस ट्रांजैक्शंस दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज. तो ये जो आइटम्स हैं दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइज ऑन अ रेगुलर बेसिस. एग्जांपल देखो क्या कह रहा है भाई, इंश्योरेंस क्लेम हर साल के हिसाब से थोड़ी बैठे होते हैं कि हाँ इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए. यू एक्सपेक्ट इंश्योरेंस क्लेम ओनली वंस और ट्वाइस, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रेगुलर कर रहे हो तो मतलब भाई तुम में कुछ गड़बड़ है, तुम जा के अपना सामान जला के आ रहे हो, ऐसा तो इंश्योरेंस कंपनी बोलना शुरू कर देगी 3 इंसिडेंट्स के बाद. क्या ये खुद जाके इंश्योरेंस का पैसा उठाने के लिए ऐसी कोई हरकत करके तो नहीं आ जाता. सिमिलरली कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, व्हेन विल यू बी वेरी ईगर और हैप्पी टू पे अ कॉम्पनसेशन टू एन एम्प्लॉय? कुछ इंश्योरेंस भी वही बात हुई कि आपने इंश्योरेंस भी किया हुआ है, और वो क्यों किया हुआ है कि एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देना. मतलब तुम जाके ऐसे एम्प्लॉय को धक्का दे देते हो क्या कि उसका इंश्योरेंस करा रखा, उसको दे धक्का, वो गिरे, हाथ वाथ में कुछ फ्रैक्चर आ गया, फिर हम बोलेंगे अरे रे काम नहीं कर पाएगा. इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करा कि भाई देखो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाओ पैसा दो. फिर वो जो पैसा मिला उसमें से इसको भी कुछ पकड़ा दिया, बोला कि हाँ ले भाई आपका कॉम्पनसेशन ये रहा, और बाकी अपनी जेब में. तो इस तरह की एक्टिविटीज तो नॉर्मली नहीं होती है ना, तो ये इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कह रहा है ना इसको. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कि हाँ हर ऑर्गेनाइजेशन में यही हो रहा है कि बॉस आ रहा है एम्प्लॉय को पकड़ के कुर्सी से नीचे पटक देता है या सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है, ऐसे थोड़ी करता है कोई. ये नहीं होता ना. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी लिस्टेड इट एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ऑलराइट,
चलिए, एंड द लास्ट थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या हुआ? चेंजेस इन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एज पर बैलेंस शीट, एक्सक्लूडिंग हमें ये नहीं देखना होता शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंडर आने वाला है। सबसे पहले यहां पे जो समझना है वो क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सब उसको स्किप कर गए ऐसे कि सर आपने बोला वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सबने स्किप करा। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का एल कैपिटल कर देते हैं, असेट्स का ए कैपिटल है तो लायबिलिटीज का एल भी कैपिटल करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें समझनी है वो तो ये है कि वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल, एज यू नो, एज यू स्टडीड इन अकाउंटिंग रेशियोज, इट इज कॉल्ड एज, या इट इज डिफाइंड एज, और इट इज फॉर्मुलेटेड एज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दैट इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल इज। इसका मतलब ये होता है कि जितनी करंट असेट्स हैं और जितनी करंट लायबिलिटीज है, अगर ऐसा कुछ हुआ कि इमीडिएटली आपके करंट लायबिलिटीज आके बोलते हैं कि लाओ भैया पैसा दो, तो करंट असेट्स इतने होने चाहिए कि इसको हम पे कर सकें, और उसके बाद भी इतना बच जाना चाहिए ताकि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस इफेक्ट ना हो, विच इज व्हाट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल का पूरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि करंट असेट्स अगर सारी की सारी खर्च करनी पड़ गई, कि करंट असेट्स बेचनी है बिकॉज सारी करंट लायबिलिटीज एक साथ आके बोल रहे हैं मेरा पैसा निकालो, तो अगर करंट लायबिलिटीज को पे करना है और हमें करंट असेट्स बेचनी पड़ गई, तो क्या उसके बाद इतना बचेगा जिससे कि हम अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस चला पाएंगे विदाउट एनी इंटरप्शंस? दैट इज व्हाट वर्किंग कैपिटल मींस। ऑलराइट, उसमें आने वाले चेंजेस हम मेजर करते हैं, वो हम देखेंगे किस तरीके से। विल डू दैट व्हेन वी गेट टू दैट पोर्शन। वी हैव पॉइंट नंबर 5, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम परचेजेस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाले कैश फ्लो को हम बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस होगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वुड बी अ प्लस। नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में हुआ क्या, सोचिए। अंडर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपने बेचा सामान या सॉरी गुड्स, और वहां से आपको पैसा मिल रहा है। वुडंट दैट बी एन इनफ्लो ऑफ कैश? इनफ्लो ऑलवेज हैज टू बी प्लस। आउटफ्लो का मतलब बाहर, तो जो बाहर जा रहा है वो तो नेगेटिव ही हुआ, पहली बात तो जा रहा है। सेकेंड थिंग, इनफ्लो का मतलब अंदर आ रहा है, दैट इज ऑलवेज अ बेनिफिट। तो उस बेनिफिट को हम कैसे दिखाएंगे? उसे हम प्लस साइन के साथ दिखाते हैं कि हाँ दिस इज एन इनफ्लो, एंड एनीथिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स वुड बी कंसिडर्ड एज एन आउटफ्लो, शोन एज अ माइनस आइटम। वी हैव इन्वेस्टिंग भी हो गया। अब हम देखते हैं अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आने वाली कैश फ्लोज के बारे में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स सर्विस कॉस्ट, जैसे issue of share, issue of debenture, taking a loan, redemption of debenture, repayment of the loan, and payment of interest and dividend on the debentures or the loan. जो लोन आपने ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड द सेकंड थिंग इज योर जो लेंडर है जिससे भी आपने लोन लिया है वो कभी आपको बख्शेगा ही नहीं। वो ये बोलने ही नहीं वाला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। नो, एब्सोल्युटली नॉट। The loan that you took would be an inflow, but the repayment that you've decided would always be an outflow, and you will have this portion definitely interest on the loan taken by you. ठीक है जी, चलिए अब बढ़ चलते हैं अपन आगे। जो पॉइंट है हमारा लास्ट एंड फाइनल, यानी कि अब मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सबसे पहले कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के बारे में समझते हैं कि भाई क्वेश्चंस इसमें आएंगे क्या, किस तरीके से आने हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो हम देखेंगे बहुत ही जल्द। तो आ तो गए हैं हम क्वेश्चन पे। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अरे बाप रे, देखो भाई क्या है ये लिखा हुआ है आपके सामने, आपका प्यारा सा कैश अकाउंट आया। एक कैश अकाउंट आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। This side has all the receipts, this side has all the payments. सारे पेमेंट्स आपके क्रेडिट साइड जो हम कहते हैं, राइट हैंड साइड, वहां सारे पेमेंट्स दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी की सारी रिसीप्ट्स हैं। अब करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, हम यहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज को अपन
ऑपरेटिंग में रख सकते हैं, किसे फाइनेंसिंग में रखें, किसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रख सकते हैं। सो विल डिवाइड दिस इनटू 3। यहां पे हम सबसे पहले लिख देते हैं कि अच्छा इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी आने वाली हैं। उसके बाद डिवीजन के लिए हम जरा ब्लैक कलर यूज में लें, ठीक है। सो दिस बिकम्स आवर डिवाइडिंग लाइन एंड दिस ऑल्सो बिकम्स आवर डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। अब यहां पे हम क्या बात करेंगे, हियर वी विल हैव द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड हियर वी विल हैव द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज जो हमने अभी पढ़ी हैं। अब जरा क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि क्लासिफाई करें पीछे गिवन कैश बुक में से कि कौन सी एक्टिविटी को कहां हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले रिसीप्ट साइड बात करें, वी हैव द इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या लिखें इसके आगे, ये तो फाइनेंसिंग है सर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगेन फाइनेंसिंग। इनफ्लो या आउटफ्लो प्लस माइनस लिखते हैं। टूक अ बैंक लोन, फाइनेंसिंग। रिसीप्ट है तो ऑब्वियसली इनफ्लो है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग नाम में ही लिखा हुआ है। सेल्स, ऑपरेटिंग। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग। इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड, अब इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड अगेंस्ट बिकम्स की नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड। इज इट एन इंटरेस्ट रिसीव्ड? इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर मानते हैं इनडायरेक्ट इनकम को तो दिस गोज अंडर योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनेंसिंग के 3 इनफ्लो, इन्वेस्टिंग के 3 इनफ्लो और ऑपरेटिंग के 2 इनफ्लो हैं। तो मैं यहां पे जरा लिख दूं कि ऑपरेटिंग के इनफ्लो क्या होने वाले हैं। ऑपरेटिंग का इनफ्लो हो गया जी सेल्स, प्लस में लिखेंगे। और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अगेन इट इज एन इनफ्लो, तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी हम यहां प्लस में लिख देते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग में आपने देखा था हमारे पास 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो हो रहा था। क्या क्या थी वो एक्टिविटीज? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो इन्वेस्टिंग में क्या लिखें, हम यहां लिखते हैं भाई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट ही है, असेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट ही करा था, उससे हमें सेल करा तो इनफ्लो होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अगेन आपके लिए इनफ्लो हुआ। एंड यू हैव, ओ सॉरी नॉट सेल बट इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड। तो हम यहां पे एक इनफ्लो और क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे वन मोर इनफ्लो, इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड। हमें उसका नेचर ऐसा माना है कि भाई इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड को अगर हम इंटरेस्ट मानते हैं तो हम इसे यहां पे पॉजिटिव इनफ्लो की तरह दिखा रहे हैं। फिर बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, बोथ इनफ्लो, क्योंकि हमने रिसीप्ट साइड ही उठाया है पहले। इश्यू ऑफ शेयर्स इनफ्लो हो गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बेसिकली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से आने वाले पैसे को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे। एंड टूक अ बैंक लोन, तो ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ही हुए। बिजनेस चलाने के लिए हमने फाइनेंस जुगाड़ा है कहीं ना कहीं से। हर फाइनेंस के सोर्स को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर दिखा देते हैं। फिर बात आती है, वी मूव टू द पेमेंट साइड। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ लोन, फाइनेंशियल एक्टिविटी। अमाउंट जीरो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट पेड, लोन पे इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिविडेंड पेड, शेयर पे डिविडेंड पे किया है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। Purchase of goods, operating. Paid to creditors, operating. Paid expenses, again operating. So we have 3 operating, 2 investing and 4 financing activities. फटाफट से यहां पे लिखते हैं। ऑपरेटिंग में हमारे पास क्या क्या आया, सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, आउटफ्लो है, वील पुट अ माइनस इन फ्रंट ऑफ इट। फिर है हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, अगेन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस हैं। क्रेडिटर्स आर योर ऑपरेटिंग आइटम ओनली। एंड वी हैव पेड एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस अगर आपने पे करे हैं, दे आर योर ऑपरेटिंग आइटम्स, तो इसे हमने कर दिया माइनस। वी हैव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जैसे हमने देखा पीछे, वी हैव 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैश बुक में दिए हुए आइटम्स में से किन्हें किस कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, किस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी के अंदर हमें दिखाना है। वी हैव परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच इज एन आउटफ्लो ऑफ अ इन्वेस्टिंग नेचर।
And then, like I said, we have 4 items related to financing: redemption of shares, redemption of the loan, amount 0 है, interest paid and dividend paid. ये चारों हम यहां दिखाते हैं. Redemption of shares माइनस है, redemption of loan again a minus item, interest paid on the loan minus item, it is a financing activity, and dividend paid on the shares. डिविडेंड आप शेयर्स पे पे करते हैं, दैट इज अगेन अ माइनस एक्टिविटी ऑफ अ फाइनेंसिंग नेचर. क्योंकि ये क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है व्हेन यू आर पेइंग डिविडेंड ऑन द शेयर्स. शेयर्स क्या थे आपके लिए? सोर्स ऑफ फाइनेंस था. तो सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, जो भी सर्विस चार्ज लग रहा है, दिस इज द सर्विस चार्ज ऑन द सोर्स ऑफ फाइनेंस. व्हाट इज दैट? इट विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड अंडर द सेम नेचर. कि सोर्स ऑफ फाइनेंस को अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई कर रहे थे, तो उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज करने के लिए या हमारे पास लाने के लिए, हमारी बुक्स तक पहुंचाने के लिए जो सर्विस चार्ज हमें पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट और द dividend that you pay will be also classified under financing activities. So that was question number 1, where we had a cash book and what we did, or rather a cash account, और उसमें हमने क्या करा कि रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की साइड में हमने ये देखा कि जो भी रिसीप्ट्स या पेमेंट्स के आइटम है उन्हें क्लासिफाई किस कैटेगरी के अंडर, किस हेड के अंडर करना है. तो हमने उन्हें क्लासिफाई करा अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड द फाइनेंसिंग हेड. ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके लिए लेके आए हैं, विच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको यही काम करना है. अब एक कैटेगरी और ऐड कर दी. यू हैव टू क्लासिफाई दीज ट्रांजैक्शंस की ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में या कैश इक्विवेलेंट्स में. अब यहां पे आपकी मदद के लिए आई हैव ऑलरेडी डन दैट थिंग. हमने यहां पे क्लासिफाई करा है. हम देखते जाएंगे कि हम इसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं. इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जो है वो किस कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेड, बिकॉज नथिंग हैज बीन गिवन, तो हमें पता नहीं है कि इंटरेस्ट किस पे दिया. इट कैन बी अ कैपिटल आइटम, इट कैन बी फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑपरेटिंग से भी हो सकता है. तो यहां पे हम ओ और एफ दोनों लिख सकते हैं. whereas the interest paid on long term loans by a finance company and a non finance company, this becomes very important. What kind of business you are conducting? If you are a finance company, अगर आप एक फाइनेंस कंपनी हैं, तो फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स वुड बी एन ऑपरेटिंग इनकम और एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. व्हाई? फाइनेंस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस सोर्स क्या होता है? प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंस कंपनी की प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी होती है प्रोवाइडिंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टू अदर्स. तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जब अदर्स को देने लगे, तो ये तो आपका बिजनेस ऑपरेशन हो गया. तो उससे रिलेटेड जो भी चार्ज आएगा वो आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इट बिकम्स एन ऑपरेटिंग इनकम फॉर यू और ऑपरेटिंग आइटम फॉर यू. Same ways for a non-finance company, if it is paying interest on long-term loans, it becomes a financing activity for it. Same thing is the interest received. Interest received, as you can see, has been written with an I. Interest received will always be part of investing activity, क्योंकि interest कब receive होगा? जब आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स अक्वायर कर रखे हैं या किसी को आपने लोन दिया हुआ है. बोथ ऑफ विच आर इन्वेस्टिंग नेचर एक्टिविटीज. नेचर दोनों का इन्वेस्टिंग है, तो उस वजह से उस केस में हमारे पास क्या निकल के आता है? सॉल्यूशन. उस वजह में उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आता है कि इट विल ऑलवेज बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड आइटम. वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय अ बैंक. बैंक अगेन इट इज अ फाइनेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो होता है बैंक. बैंक का क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑपरेशन या बिजनेस ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्रोवाइडिंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टू द जनरल पब्लिक, टू बिजनेसेस. तो उनको जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया ऑटोमेटिकली. वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सेम चीज हुई. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. व्हाई? क्योंकि उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा या तो उसने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं या फिर उसने किसी और एंटिटी को लोन दिया है. उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, बिकॉज जो प्राइमरी राइडर है यानी डिबेंचर जो परचेज करें फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस हैं, लोन जो दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस है.
सेम वेज वी हैव डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड भी किस चीज पे रिसीव होता है? दूसरी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन शेयर्स पे हमें जो डिविडेंड मिला, दैट वुड आल्सो बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी बिकम्स ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी का तो बिजनेस ही है दूसरों के शेयर्स खरीदना। म्यूचुअल फंड में पैसा यही तो लगता है, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। ओपन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा जाता है आपका पैसा, उस पे जो रिटर्न मिलता है उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी अपना कमीशन काट के बाकी बचा आपके प्रॉफिट के रूप में आपको थमा देती है। इन दैट केस the dividend received by a mutual fund company becomes operating because वो उसके business operation से related है। Investment का purchase always an investing activity, but purchase of investment by a finance company would be an operating activity, क्योंकि finance company का business ही है purchase and sale of investments. That is how it's earning its profits. So that becomes its business operations, and hence the purchase of investments by a finance company would fall under the operating activity head. Purchase of investment by a non-finance company same चीज है, investment ही होगा। बैंक बैलेंस हमने पढ़ा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द बैंक्स आर अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चीज बहुत अच्छे से समझिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। एसेंशियली उसको हम यही कह सकते हैं, करेक्ट है? बैंक ओवरड्राफ्ट मींस डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। याद कीजिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। आपके लिए लायबिलिटी, बैंक के लिए एसेट। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, आपने बैंक से रिक्वेस्ट करा कि बॉस ऐसा है, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, अकाउंट में पैसा है नहीं, सो कैन यू गिव मी एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? एंड द बैंक सेड श्योरली, व्हाई नॉट? बट व्हेन द बैंक सेड श्योरली, व्हाई नॉट, दैट मींस द बैंक इज एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू यू, व्हिच मींस काइंड ऑफ अ लोन, व्हिच मींस सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस होने की वजह से इसको कहां दिखाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी शोन अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने पढ़ाई है, सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश within a period of 3 months fall under the category of cash and cash equivalents। तो सारा ट्रीटमेंट आपके सामने, हमने डिसाइड भी कर लिया कि किसे कहां पे हम रख के दिखाने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज in case of a financial enterprise and a manufacturing enterprise। Isn't that interesting? तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना है? यहां पे हम लिख देते हैं कि एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज ये है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है? और सेकंड हम यहां लाइन ड्रॉ करेंगे इधर पे, और यहां पे मैं लिख दूंगा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। फिर उसके बाद हम क्या करें? लेट अस राइट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बस यहां पे नंबर लिख देंगे कि भाई कौन सी चीज किसके लिए, किस हेड के अंडर आने वाली है, दैट इज इट। सेम वेज विल डू इट ओवर हियर एज वेल, ऑपरेटिंग, देन वी हैव इन्वेस्टिंग। स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना, बस ये देख लेना भाई, मैं चाहूंगा ये सिमेट्री हमारी मेंटेन रहे। एंड वी हैव फाइनेंसिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटीज क्या क्या है। वी हैव द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। नाउ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इफ परचेजेस शेयर्स ऑफ अ कंपनी, उसका काम ही यही है, बिजनेस ऑपरेशंस है उसके लिए ये क्या हो जाता है? परचेज ऑफ शेयर्स, यानी पॉइंट नंबर 1 मैं यहां पे लिखूंगा ऑपरेटिंग में 1। It's operating for a financial enterprise, but the same thing becomes an investing activity for a manufacturing enterprise। इसको सर्कल कर लेता हूं मैं ताकि हम बता सकें कि पॉइंट नंबर 1 यहां पे और यहां पे इस तरीके से है। We go ahead to point number 2, proceeds from sale of shares for a financial enterprise becomes क्या? It becomes the same thing। परचेज करा है, ऑपरेटिंग है, तो सेल करोगे वो भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग ही होने वाला है। लेकिन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट बिकम्स इन्वेस्टिंग।
वी मूव टू पॉइंट नंबर 3, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। क्या हुआ? सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज किस पे है? परचेज ऑफ शेयर्स। इसके लिए तो ऑपरेटिंग ही था, तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑपरेटिंग था, उस पे सर्विस चार्ज जो पे किया वो भी ऑपरेटिंग ही होगा, सेम नेचर। बट उसके लिए क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए दिस वाज परचेज ऑफ शेयर्स वाज इन्वेस्टिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स बिकम्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग अगेन। तो यहां पे 3 इधर आया, लेकिन यहां पे 3 इधर आया। Let us see the next thing. Loans and advances made to third parties. भाई फाइनेंशियल के लिए तो loans and advances made to third parties would be part of operating only, क्योंकि बिजनेस वही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए यही चीज इन्वेस्टिंग हो जाती है ना, क्योंकि लोन अगर वो कर रहे हैं या किसी पार्टी को लोन दिया जा रहा है तो वो किस पर्पज से दिया जा रहा है? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। वहां से हमें रिटर्न मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा है किसने? मैन्युफैक्चरिंग ने। मैन्युफैक्चरिंग ने तो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिला है सिक्योरिटीज पे, उसके लिए तो इन्वेस्टिंग है। लेकिन फॉर अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका बिजनेस ऑपरेशन ही यही है, दूसरी कंपनीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। वी हैव पॉइंट नंबर 6, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। क्या हुआ? सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज बिकम्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर बोथ। दोनों के लिए ऑपरेटिंग ही है। एम्प्लॉय को सैलरी पे करना डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, दोनों के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया। वी हैव इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इमेजिन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन योर डिबेंचर्स, दोनों के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आता है, क्योंकि दोनों ने डिबेंचर से अपने लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करने की कोशिश की है। इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है दैट इज द सर्विस चार्ज पेड ऑन सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, अगेन द सेम थिंग। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स दोनों के लिए आने वाला है अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेड, क्योंकि वही बात हुई, जो डिविडेंड आपने पे किया है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस को दिया हुआ सर्विस चार्ज है। सोर्स ऑफ फाइनेंस बीइंग द शेयर्स दैट यू हैड इशूड टू योर शेयर होल्डर्स। आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है, तो शेयर्स उन्होंने खरीदे थे, इसका मतलब उन्होंने आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस दिया है, यानी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो उसका सर्विस चार्ज भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ही आने वाला है। सो देयर यू गो, what conditions are to be implemented if we are talking about a financial enterprise and if we are talking about a manufacturing enterprise। तो क्या ऑपरेटिंग होगा उसके लिए, क्या ऑपरेटिंग होगा फाइनेंशियल के लिए, इन्वेस्टिंग इसके लिए क्या क्या था, इसके लिए इन्वेस्टिंग हमने देखा कुछ भी नहीं है, फाइनेंसिंग दोनों के लिए सेम ही आ रहा था। ऑपरेशंस में भी एक पॉइंट बोलूं तो दैट वाज द पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज, दोनों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर ही आता है। सो देयर यू गो, This was our discussion related to cash flow where we studied all this। हमने इंट्रोडक्शन देखा, ये देखा कि कैश फ्लो क्या है, what are the kinds of activities covered in a cash flow, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर क्या क्या आइटम्स हम देखते हैं नॉर्मली, इन्वेस्टिंग में क्या क्या देखते हैं नॉर्मली, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम क्या क्या देखते हैं नॉर्मली, एंड देन वी डिड 3 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पे हमने ये समझा कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी आइटम अगर आ रहा है तो हाउ डू वी क्लासिफाई दैट एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के सेशन के साथ आप लोगों को कैश फ्लो का मीनिंग, दैट इज व्हाट अ कैश फ्लो इज, व्हाई इट इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट इज टू बी प्रिपेयर्ड, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से अपने अगले सेशन के साथ, जहां पे कैश फ्लो का लेक्चर नंबर 2 आएगा, वेयर वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको कहा AS3 के अंडर 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप लोगों के कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड आ रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई इनडायरेक्ट मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रिपेयर करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। वील डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इस सेशन को रोकता हूं यहीं पे, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द। आज के लिए मुझे कहना है आप लोगों से ये, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुगेदर विद अस ऑन दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में मेरे साथ बने रहने का। आज आपने देखा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली बात तो क्या होता है, क्यों इसे बनाया जाता है और कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन के मेथड्स के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों को अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम्स आर राइट राउंड द कॉर्नर, तो तैयारी बहुत अच्छे से अपने को रखनी है। तैयारी के सारे मेथड्स, सारे सॉल्यूशंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, टूल्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। लाइक आई सेड, आवर एंटायर प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज भी है,
वन शॉट क्लासेस भी हैं, यू हैव द सैम्पल पेपर सोल्यूशन विथ यू एज वेल। तो प्लीज 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 उन सबको चेकआउट कीजिएगा, तैयारी अच्छे से रखिएगा और ये सब कुछ बिना किसी टेंशन के अपनी प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे बनाए रखते हुए कीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अभी चाहता हूं आप सभी से अलविदा। मैं हूं आपका पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर, यही कहते हुए जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं दैट ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए दिस इज टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। चलिए मिलते हैं।